हेलो एवरीवन। फिफ्थ है क्या? अभी देखिए तो ठीक है, हो जाएगा दो, शायद मौसम ख़राब था इसलिए से। चलिए, क्वेश्चन मेन थीम है, स्टार्ट है ना वीडियो। ओके स्टूडेंट, देखिए ये मेरा कोई एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब के हर कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है। करेक्ट? तो कुछ एक हम लोग नाम दे देते हैं, लाइक ये है मेरा कॉर्नर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो किसी एक वन ऑफ द, यहाँ पे देखना है, फाइंड आउट क्या करना है, इस कितना चार्ज है 8, तो वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे रेस्ट, इस चार्ज पार्टिकल को छोड़कर बाकी कितना बचा 7, उन सब के वजह से इस पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट द नेट फोर्स, फाइंड आउट द नेट फोर्स on charge particle, one of the charge particle find out the net force on one of the charge particle due to other charge particles, due to other charge particles। चलिए, तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, तो इसको छोड़कर तो 7 चार्ज पार्टिकल बचा हुआ है, इसे छोड़कर कितना चार्ज पार्टिकल बचा हुआ है 7। इसका इसका मतलब है कि इस पर 7 फोर्स है, और 7 फोर्स को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे तो बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो कर लिया जाए, राइट। और कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो करने के लिए ओके, सबसे पहले हम लोग को ओरिजिन और कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ देखिए हम लोग को निकालना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किस पे, एफ पे, किसी एक पे एफ मान लेते हो, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन एफ ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन एफ ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन एफ ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ई प्लस फोर्स ऑन एफ ड्यू टू जी एंड फोर्स ऑन एफ ड्यू टू एच।
ठीक है ना। यस सर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक तो लिख लिए ना, हम लोग को काम ये करना है। ओके, ये अच्छी प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम है और एक टाइप प्रॉब्लम है, हर जगह मिल जाएगा। मान लेते हैं कि हम लोग इसको ओरिजिन मान लेते हैं, किसी एक को तो ओरिजिन मानना पड़ेगा, 0 0 0 राइट। इसे मान लेते हैं एक्स, इसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसे मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इसे मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो उस और यहाँ पे क्यूब के साइड लेंथ को बी करते हैं। तो क्या आप मुझे हर एक कॉर्नर का तो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता चल चुका है, मुझे हर कॉर्नर का कोऑर्डिनेट बता पाएंगे? यस सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? तो सर ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट, और एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? b 0 0। यस सर। एटलीस्ट एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। ये कौन सा एक्सिस है? बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या रहेगा सर? 0 b 0 राइट। और ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 0 b। अब नाउ व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दिस कॉर्नर? तो इस टाइप का सिचुएशन में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको यहाँ पे पहुँचना है थ्रू द एक्सिस, थ्रू द एक्सिस, और मिनिमम डिस्टेंस को कवर करते हुए। तो यहाँ देखिए आप कहाँ पे आए, आप पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव किए बी, और उसके बाद किसके लॉन्ग गए देखिए तो पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब मुझे लगता है यहाँ पे बाई एक्सिस को ट्रैवल करने का रिक्वायरमेंट हुआ। तो इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट हो गया b 0 b। व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? तो सर ये तो एक्स वाई प्लेन में है, दिख नहीं रहा है। ये कौन सा प्लेन है? नीचे वाला एक्स वाई प्लेन। इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 0 b b। तो सबका कोऑर्डिनेट तो लिख लिया हम लोग। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिएगा, इसको हटाएं। यस सर। चलिए, फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ए के लिए क्या लिख सकते हैं? के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्यू बाई, यहाँ देखिएगा आर एफ ए का क्यू, आर एफ ए, देखिए तो मैंने सही लिखा। यस सर। 1 बाई 1 निकाल लेंगे। आर एफ ए क्या है? आर एफ ए है आर एफ माइनस आर ए, एग्री। और आर एफ के लिए क्या लिख सकते हैं? किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए। 0 I 0 J 0 K। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो सर मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एग्री, b√3 राइट।
यहाँ तक आए, हो गया। Yes, sir. इसको हटाए, Yes, sir. कोई बात नहीं शहबाज, RF है आपके सामने है। अब इसके बाद तो वेक्टर ही है ना, यहाँ के बाद तो मेरा काम खत्म है, राइट। आपको कॉपी करके देख कर लिखना है या सॉल्व करना है? मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहूँगा, बोलते रहूँगा, वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। एग्री? चलिए RF में लिखे, RF माइनस RA, BI प्लस BJ प्लस BK माइनस 0I प्लस 0J प्लस 0K, राइट। Yes, sir. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, मतलब कितना, b√3। ओके, तो फोर्स ऑन F ड्यू टू A इक्वल टू K समझ रहे हैं ना क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई RFA का Q, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं? b√3 का होल क्यू, b√3 का होल क्यू। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? BI प्लस BJ प्लस BK। क्या यहाँ का BQ से यहाँ का B कैंसिल कर सकते हैं? Yes, sir. कितना हो जाएगा? KQ स्क्वायर I प्लस J प्लस K, मैं बोलते रहूँगा, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। B स्क्वायर और क्या इसको लिखेंगे? 3√3 √3 इंटू √3 इंटू √3, राइट। चलिए, ए हो गया मेरा पहला फोर्स, राइट। अब फोर्स ऑन F ड्यू टू B, फोर्स ऑन F ड्यू टू B इक्वल टू KQ स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या बोर्ड थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा तो मैं बोलूंगा। थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ओके। तो फोर्स ऑन, आपको फार्मूला पढ़ाए थे ना, F12, तो F12 के लिए क्या था? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। अगर 12 तो यहाँ भी 12, वहाँ भी 12, राइट। Yes, sir. तो मैंने क्या निकालना है? फोर्स ऑन F ड्यू टू B, तो यहाँ पे क्या रहेगा? नीचे में FB. RFV का Q, और ऊपर में भी क्या रहेगा? वेक्टर के फॉर्म में RFV, राइट। Yes, sir. और RFV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? RF माइनस RV। Yes, sir. F का कोऑर्डिनेट क्या था? BI plus BJ plus BK. B, उसका वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे? BI BJ BK। बोलिए आगे, मुझे हेल्प कीजिए आप लोग आज। RV के लिए B का कोऑर्डिनेट क्या था? BI plus BJ plus 0. BB 0. B का कोऑर्डिनेट BB 0. B का BB 0 है. हम लोग B किसको माने हुए थे? B किसे माने हुए थे? ये था. B था. ओह वेरी सॉरी। ओहो, F A, ये तो पहला ही चले, कोई गड़बड़ नहीं किए हैं। एक काम कीजिए, गलती सुधारने का भगवान एक मौका देते हैं। जो फोर्स ऑन F ड्यू टू A निकाले हैं उसको D लिख दीजिए, समझे? Yes, sir. जो हम लोग फोर्स ऑन F ड्यू टू, जहाँ जहाँ फोर्स ऑन F, एक्चुअली हम लोग जो निकाले थे फोर्स ऑन F ड्यू टू A, उसमें A का कोऑर्डिनेट गलती से गलत हो गया है, तो एक्चुअली वो हम लोग कौन सा फोर्स निकाल लिए हैं? D का. D के वजह से, राइट। प्लीज वहाँ पे D कर दीजिए आप लोग, ठीक है। Yes, sir. चलिए, यहाँ पे RB के बदले क्या लिखे हैं? BI plus BJ plus 0. BI, BJ plus 0. ओके। तो यस, यहाँ पे BI और BJ तो कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. बचेगा क्या? BK। Yes, sir. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू B का मैग्नीट्यूड कितना? B।
आर एफ वी का मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट? आर एफ वी का मैग्नीट्यूड बोलिए, क्या बी बोल सकते हैं? तो फोर्स ऑन एफ ड्यू टू बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई नीचे रहेगा बी क्यू और वहां पे रहेगा बी के। एग्री? देखिए तो हम लोग सही लिखे हैं। Yes, sir. चलिए कट कुट के कितना बचेगा? तो कैंसिल वगैरह होने के बाद फोर्स ऑन एफ ड्यू टू बी इक्वल टू बचता है के क्यू स्क्वायर बाई नीचे रहेगा बी स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट डायरेक्शन में के राइट, यूनिट वेक्टर के। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? No, sir. ये बोर्ड पे हटाएं। Yes, sir. चलिए ठीक है ठीक है। चलिए एंड फोर्स ऑन एफ ड्यू टू सी, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर आर एफ सी का क्यू आर एफ सी Yes, sir. और आर एफ सी के बदले आर एफ माइनस आर सी लिख सकते हैं स्टूडेंट। Yes, sir. और आर एफ का कितना था वैल्यू? B. बी आई बी जे बी के। और आर सी का वैल्यू क्या था? आर सी का कोऑर्डिनेट क्या था? 0 B. वेरी गुड, बी जे। तो बी जे और बी जे आपस में कैंसिल। यहाँ तक सही है? Yes, sir. तो आर एफ सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर? आर एफ सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट वर्ड। देखिए तो सही है, Yes, sir. मतलब बी रूट टू। अभिज्ञान नीचे वाला हटाएं। ठीक है। तो हो गया फोर्स ऑन एफ ड्यू टू सी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई बी रूट टू का होल क्यूब और ऊपर में क्या रहेगा स्टूडेंट? बी आई प्लस बी के। क्या बी को कॉमन लेके यहाँ पे नीचे वाला बी से कैंसिल करें? Yes, sir. तो बचेगा कितना स्टूडेंट सर? के क्यू स्क्वायर नीचे में बी स्क्वायर और रूट टू का क्यूब कीजिएगा तो टू रूट टू। इज इट क्लियर? Yes, sir. और यहाँ पे क्या बच जाएगा? आई प्लस के। एग्री? Yes, sir. एकदम हाईली सिस्टमैटिक सॉल्यूशन कार्टेशियन सिस्टम में। चलिए यहाँ तक आ गए। फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ए वाला तो नहीं निकाले थे, वो तो डी का निकाल लिए थे, गलती से बोल रहे थे ए लेकिन निकाल लिए थे डी का, राइट? तो फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ए का कितना होगा स्टूडेंट? सर के क्यू स्क्वायर कर दीजिए और नीचे में आर एफ ए का क्यू कर लीजिए और ऊपर में आर एफ ए कर लीजिए, राइट, वेक्टर के फॉर्म में। और आर एफ ए कितना है? तो आर एफ है आर एफ माइनस आर ए का कोऑर्डिनेट कितना था? B. बी, एक मिनट रुक जाइए, पहले एफ का तो कोऑर्डिनेट लिख लें, पोजीशन वेक्टर। ए का कितना था कोऑर्डिनेट? B. Only B. ओनली बी। B 0 0. ओके, बी आई, तो बी आई और बी आई आपस में Cancel. कैंसिल। तो आर एफ ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया पोजीशन वेक्टर का? सर इसका भी तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी रूट टू, राइट? Yes, sir.
इस सेक्शन को हटाएं अगर वीडियो नज़र आ रहा है तो। तो फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ए का वैल्यू हो गया के क्यू स्क्वायर, और नीचे में कितना रहेगा बी क्यू 2√2, डायरेक्ट लिख दें यस सर। आई प्लस के, सॉरी जे प्लस के नहीं, यस सर। सही लिखा हुआ है देखिए, सही है शुभांकर। चलिए, तो कितना फोर्स का निकाल लिए, ए के वजह से निकाल लिए, बी के वजह से निकाल लिए, सी के वजह से निकाल लिए, डी के वजह से निकाल लिए, राइट। बाकी 3 और बचता है। चलिए, फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ई, फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ई, आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरा इतना आंसर आया है, देखिए तो आप लोग निकाल कर। यस सर। मैं डायरेक्ट निकाल लिया, माइंड में डायग्राम बना लिया, क्योंकि एक फोर्स मुझे लग रहा था कि डिस्टेंस था b और एलोंग वाई एक्सिस था, राइट। मतलब मैंने सॉल्व करके इतना तक आया, देखिए तो सही है। यस सर। ओके, फोर्स ऑन एफ ड्यू टू जी, के क्यू स्क्वायर आर एफ जी का क्यू आर एफ जी, एग्री। आर एफ माइनस आर जी, और जी का कोऑर्डिनेट कितना था, 0 बी, व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ जी, 0 आई, 0 बी बी, जीरो बी बी, जी का कोऑर्डिनेट यही था। यस सर। तो ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी आई, राइट। यस सर। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इस पोजीशन वेक्टर का, सर मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी, राइट। यस सर। तो फोर्स ऑन एफ ड्यू टू जी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, देखिए तो सही है अगर वीडियो नजर आ रहा है तो। अब सिर्फ किसका फोर्स बचा है, एच का। एच का, राइट। फोर्स ऑन एफ ड्यू टू एच, के क्यू स्क्वायर आर एफ एच, इतना पेशेंस होना पड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आर एफ एच इक्वल टू वाट, आर एफ माइनस आर एच, एच का क्या था कोऑर्डिनेट आप लोग बता पाएंगे, 0 जीरो जीरो बी, ओके। तो इसको 0 0 बी, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद बी आई प्लस बी जे मिलेगा, राइट। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बी रूट 2, बी के नहीं देगा, बी के नहीं देगा इसमें। क्या बोले, सर इसमें आप बी प्लस बी जे लिखिए, इसका तो बी के आएगा, उसका लिखिए। इसका बी पूरा सॉल्व करके, हाँ सर, एच का 0 0 बी है। 0 0 बी, यस सर। के वाला गायब हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, सही है। हाँ यस सर।
चलिए तो फोर्स ऑन एफ ड्यू टू एच हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर 2√2 आई प्लस जे। डायरेक्ट सॉल्व करके मैं लिख दिया स्टूडेंट। यस सर। देख तो सही है, वहाँ के बी को कॉमन ले लिया, नीचे बी क्यू रहा होगा, एक कैंसिल करके ये बचा। चलिए इतना मेहनत से आपने एक काम किया। अब नेट फोर्स के लिए सब में कॉमन क्या रहेगा? नेट फोर्स के लिए ही लिखेंगे ना सर, फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन एफ ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन एफ ड्यू टू सी। बोर्ड में आएगा तो 5 मार्क्स में रहेगा। ओके, फोर्स ऑन एफ एक मिनट रुकिए। और तो कोई नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7 राइट। सब में कॉमन क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सब में कॉमन हो जाएगा राइट। बाकी यहाँ पे क्या अनकॉमन जो है यहाँ पे लिख लेंगे। अनकॉमन तो यही रहा होगा, आई जे के और बाई डिवाइडेड बाई जो 2√2 या √3 जो भी वाट एवर। तो 1 मिनट, आई को आई के साथ जोड़ लीजिएगा। यहाँ देखना है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ जोड़ने के बाद बताइए। आप लोग काम कर रहे हैं ना? चलिए एक यहाँ देखिए, इसके बाद 1 मिनट 1 मिनट, इसके बाद कोई इसमें फिजिक्स नहीं बच गया। यहाँ के बाद करना क्या है, आई को आई के साथ जोड़ लेना है, जे को जे के साथ जोड़ना है और के को के साथ जोड़ना है। एग्री? बट 1 मिनट रुकना है। इस नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी पूछा जा सकता है और इस नेट फोर्स का बाई कंपोनेंट भी पूछा जाएगा और नेट फोर्स का जेड कंपोनेंट भी। तो क्या एक्स कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकल पाएगा? कैसे? तो सर आई के कोफिशिएंट को छोड़कर राइट एक्स कंपोनेंट रहेगा। और उसके बाद यहाँ देखिए, इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड के लिए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ के बाद का स्टेप आप कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, हो गया ना? तो एक तो पूरा वेक्टर का रिवीजन हो गया कार्टेशियन सिस्टम में।
अब यहाँ देखना है, खास करके ओल्ड स्टूडेंट, यहाँ देखिए, आप लोग को याद है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक सर्कुलर मोशन में मैं करवाया था, जिसमें एक रिंग को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया था, रोटेट किया था ओमेगा से, राइट? ऐसा कोई क्वेश्चन याद है यस सर। कि वन ऑफ एच वर्मा का वर्कआउट में था कि रिंग है, उसको हम फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और रिंग को ओमेगा से रोटेट कर दिए थे, और तब क्या निकालना था? फोर्स ऑफ अ स्ट्रेचिंग, फोर्स ऑफ व्हाट? टेंशन, मतलब फोर्स ऑफ अ स्ट्रेचिंग मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द रिंग, टेंशन इन द रिंग। अब इसी क्वेश्चन को इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ देखिए, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग। रिंग कहाँ पे रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। रिंग घूम नहीं रहा है, बस रखा हुआ है, राइट? और रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, नॉन यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। फाइंड आउट फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग, ब्रैकेट लिखिएगा, टेंशन डेवलप इन द रिंग। फाइंड आउट फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग, मतलब फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग का मतलब टेंशन डेवलप इन द रिंग। अच्छा, चार्ज इस पर डाला गया है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं, यहाँ देखिएगा कि किसी भी रिंग पे या किसी भी सोप बबल पे या किसी भी बैलून पे अगर आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल को ऐसे स्प्रेड कर दिया जाए तो उसमें कंप्रेस होने का टेंडेंसी रहेगा या एक्सपैंड करने का टेंडेंसी रहेगा? मुझे लगता है कि एक्सपैंड करने का टेंडेंसी रहेगा, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए इसको, बनता नहीं बनता डजंट मैटर, पहले 2 मिनट ट्राई कीजिए। क्या बोले? वो आगे आएगा, आगे आएगा, वेट कीजिए। इसमें क्वेश्चन में एक लाइन छूट गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ था। एक्चुअली ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, यहाँ पे यहाँ तक लिख लिए हैं आप लोग। यस सर। ओरिजिनल क्वेश्चन में था
कि इफ़ क्यू अमाउंट ऑफ, यहाँ देखिएगा, इफ़ क्यू नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड, ओरिजिनल क्वेश्चन का सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, जितना भी चीज़ है ना उसके बाद ये लाइन लिख लेना है। इफ़ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग देन इंक्रीज ऑफ टेंशन इन द रिंग, क्या निकालना है? इंक्रीज ऑफ टेंशन इन द रिंग। इसका मतलब है कि जब ये नहीं था तो टेंशन, और जब ये यहाँ पे प्लेस कर दिए तो टेंशन। तो दोनों में जो इसके रहने के बाद और रहने से पहले टेंशन का डिफरेंस का वैल्यू पूछा गया है। ओके, इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? देन फाइंड आउट इंक्रीज ऑफ टेंशन इन द रिंग, फाइंड आउट इंक्रीज ऑफ टेंशन इन द रिंग। अब एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? साथ में सॉल्व करते हैं। लैम्डा क्या होगा? तो सर लैम्डा तो Q/2πr होगा, राइट? और लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल या कांस्टेंट, लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट? और मेरा रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है। मेरा रिंग क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली। ओके, अब इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे डीएल, चार्ज अगर लेंथ पे है तो एलिमेंट कैसा कंसीडर करते हैं? डीएल। यहाँ पे मैंने ए एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, एग्री? तो बाकी डीएल के बाद ए कितना बचेगा सर? 2πr माइनस डीएल। सिंपल सी बात है ना। तो अगर डीएल पे मैं कौन फोकस कर रहा हूँ, डीएल पे मैं अगर फोकस कर रहा हूँ तो ये जो डीएल पार्ट है, जो डीएल पार्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है? सर पक्का रेस्ट में है। रिंग रखा हुआ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो रेस्ट में है ना। और डीएल एकदम सही से सुनना है, सही से समझना है, ठीक है? तो डीएल पार्ट, अगर डीएल रिंग का हर पार्ट तो रेस्ट में है, पूरा रिंग ही रेस्ट में है, पूरा रिंग ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट में है, तो उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट और ऑल्सो इन रेस्ट, लॉजिक है, राइट? तो अब बताएं कि डीएल रेस्ट में है मतलब इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये हुआ कि सर उस पर नेट फोर्स 0, राइट? अब बताएं यहाँ पे डीएल पे टोटल चार्ज कितना रहेगा? सिर्फ मेरा सिस्टम अभी है डीएल, मेरा सिस्टम क्या है? हेलो एवरीवन, मेरा सिस्टम है डीएल। तो जो मेरा सिस्टम है उसको छोड़कर बाकी रहता है एक्सटर्नल एजेंट, ये तो जानते हैं ना। तो इस डीएल पे कितना चार्ज? तो सर डीएल पे लैम्डा इंटू डीएल लिख लीजिए, राइट? लिख सकते हैं। अब बताइए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए ये यहाँ पे कोई अगर छोटा सा एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे सोचेंगे तो ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, कूलम फोर्स, राइट? हाँ या ना? यहाँ पे भी सोचेंगे, एकदम मैं सिमेट्रिकल पॉइंट लेना स्टार्ट कर दिया आपको समझाने के लिए। इस डीएल पे सर ये भी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे सोच रहे हैं, राइट? ये भी क्या करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो सर आप दो पॉइंट क्यों ले रहे हैं? और वो यहाँ देखिएगा, वो दोनों पॉइंट इस डीएल से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे ले रहा हूँ। वजह इसलिए था कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा,
तो उसका रिजल्टेंट तो बाई से दोनों के बीच से पास करेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि इसके वजह से या इसके वजह से, देखिए चीज़ों को कभी कभी क्या होता है कि समझ, एक होता है कि नहीं समझना चाह रहे हैं, जो टीचर बोल रहे हैं उसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, समझेंगे ही नहीं। एक होता है कि चीज़ों को सपोर्टिव समझने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को एकदम ईजी वे में समझा जाए, राइट। तो मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, और इसको यहाँ से इस पॉइंट से इस डीएल से इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका इसके वजह से इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हाँ या ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बीच से। तो नहीं लगता है कि इस डीएल पे जितना भी हम लोग दो को पॉइंट मान रहे हैं सिमेट्रिकल, उन सब के वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है। क्या इस पे अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा? इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन का जो फोर्स इस डीएल पर लगेगा और ओवरऑल टुवार्ड द सेंटर रहेगा या अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा या इस पॉइंट से टेंजेंशियल रहेगा? सर अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा पक्का, राइट। ये मैंने प्रूफ किया ना सिमेट्रिकल पॉइंट लेकर, एग्री। इसका मतलब है कि इस डीएल पे, कौन सा है, इस डीएल पे किसके वजह से, बाकी डीएल को छोड़कर जो रेस्ट पार्ट बचा वो इस पे कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगाया, अवे फ्रॉम द सेंटर, एग्री। और अभी तक यहाँ पे क्यू नॉट नहीं है, विदाउट क्यू नॉट। तो ये जो एफी फोर्स लग रहा है, जो एफी फोर्स लग रहा है किस पे, ये जो एफी फोर्स लगा है इस डीएल पे, वो टुवार्ड द सेंटर, टेंजेंट टू द दिस पॉइंट या अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, एग्री। और एक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब डैम श्योर इसको, इस फोर्स को काउंटर करने के लिए एक टुवार्ड द सेंटर भी फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना। बट ये टुवार्ड द सेंटर कौन फोर्स लगाएगा? देखिए थोड़ा सा मैं डीएल को बड़ा करता हूँ आपको समझाने के लिए, ओके। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक डीएल, इतना बड़ा डीएल होता नहीं है बट सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये मेरा लग रहा है एफी, करेक्ट। इसका मतलब है कि इस फोर्स, यहाँ देखिए निरंजन, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा, इस फोर्स के वजह से ये रिंग एक्सपेंड होना चाहेगा ड्यू टू लाइक चार्ज की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपेंड होना चाहेगा, एक्सपेंड होना चाहेगा, लेकिन एक्सपेंड नहीं हो रहा है, कौन रोक के रखा है? तो सर इस डीएल के बाद जो यहाँ वाला पार्ट है वो तो रिजिडली इससे अटैच है, वेल्डिंग किया हुआ है, राइट। तो ये जाना चाह रहा है लेकिन इसको रोक के रखा है, तो कौन सा फोर्स की वजह से? सर टेंशन नहीं, और इस टेंशन का मैग्नीट्यूड इस टेंशन में डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? और एक कितना बड़ा एंगल, ये डीएल है तो बहुत बड़ा एंगल रहेगा या बहुत छोटा एंगल रहेगा? यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो क्या इसको डी थीटा बाई 2 कर दें, अगर ये पूरा एंगल डी थीटा है तो, इसको भी डी थीटा बाई 2, हाँ या ना। अगर ये पूरा एंगल को मैं थीटा मानता हूँ, डी थीटा मानता हूँ, राइट। तो चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए ये कितना एंगल, ए भी तो पढ़े होंगे, ये तो 90, देखिए तो सही है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बोलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। और फोर साइड में चारों एंगल का सम 360 होता है, 180 है 360, तो ये हो गया 90 90 180, ये है डी थीटा, तो ये कितना 180 माइनस डी थीटा, तो इसका आधा कितना बचा, इसका हाफ बचा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और ये भी कितना बचा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, राइट। तो स्टूडेंट टेंशन का कंपोनेंट टुवार्ड द सेंटर, टेंशन का यहाँ पे दो कंपोनेंट, अगर आपको नजर आ रहा है तो टेंशन का एक कंपोनेंट तो ऐसे रहेगा और एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा, बट ये वाला कंपोनेंट आपस में क्या करेगा, काउंटर। और टेंशन का एक कंपोनेंट टुवार्ड द सेंटर, आप देख रहे हैं टेंशन का मैं दो कंपोनेंट सोच रहा हूँ, एक ऐसे
और एक टुवार्ड द सेंटर, ए वाला कंपोनेंट आपस में दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, काउंटर कर लेगा। बट टेंशन का जो कंपोनेंट है टुवार्ड द सेंटर है वो कितना आएगा, तो सर टेंशन का कंपोनेंट टुवार्ड द सेंटर आएगा टी, बोलिए, कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2, एग्री। क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका भी आएगा इसका भी आएगा, राइट। और 2t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या लिखा जाए सर, इक्वल टू एफ ही कर दीजिए, एग्री। क्योंकि डीएल पे अब 2 ही फोर्स है, तो डीएल में पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उसको काउंटर कौन कर रहा है, वो रिंग में टेंशन डेवलप होकर उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है, एग्री। और ये टेंशन का फोर्स किसने लगाया, डीएल को छोड़कर जो बाकी पार्ट बचा हुआ था, करेक्ट। और ये तो पता ही है आप लोग को कि अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखते हैं, करेक्ट। तो क्या यहाँ पे 2t डी साइन डी थीटा बाई 2 के बदले क्या डायरेक्ट लिख दें, जो भी न्यू स्टूडेंट को नहीं पता है वो आज के बाद ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके। इसका मतलब टी डी थीटा इक्वल टू एफ ए, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मिला, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट, चलिए यहाँ तक दिख रहा है, देखिए तो ये दिख रहा है, ये मेरा, मैं इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस डीएल को देख रहा हूँ, बड़ा कर दिया हूँ, ठीक है। और ये मेरा है सेंटर। ये तो पता चल गया था कि जो कूलम्बिक फोर्स रहेगा, ये, एक मिनट अब समझाना स्टार्ट करते तो यहाँ देखना है, ये एफी किसके वजह से, इस डीएल पे, डीएल को छोड़कर बाकी जो बचा था 2 पाई आर माइनस डीएल पे जो चार्ज था उसके वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्सन का रहेगा वो एग्जैक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा, सेंटर से बाहर की तरफ। ये बात आप लोग को समझ में आया। और फिर भी डीएल रेस्ट में है तो कौन रोक के रखा है, तो सर डीएल को छोड़कर बाकी जो रिंग का पार्ट है वो कौन सा फोर्स लगा के रोकेगा, टेंशन का, राइट। और टेंशन कैसे लगता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल, राइट। क्या इस पे एक टेंशन ऐसे लगाएं, ये मेरा यहां से यहां तक डीएल है, इतना बड़ा डीएल होता नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा डीएल कर दिया। अभी देखिए सुहान का रौसाहबाज, अभी समझ में आया। चलिए, यस, टेंशन सेंटर की तरफ कैसे लगेगा भाई, मैंने तो टेंशन में पढ़ाया ही नहीं कि टेंशन सेंटर की तरफ लगता है। मैंने टेंशन ऑलवेज पढ़ाया था कि जो भी टेंशन का फोर्स लगाता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल लगता है, राइट। ये किनका क्वेश्चन है कि टेंशन सेंटर की तरफ लगेगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। यहां देखिए, ये रिंग है, राइट, ध्यान सुनिएगा। और रिंग यहाँ पे ज्वाइंट है, और रिंग का ये पार्ट, इस पार्ट पे अगर टेंशन का फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, ऐसे ना।
टेंशन ऑलवेज किधर लगता है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल, राइट, जो टेंशन लगा रहा है। तो भाई इस पे टेंशन कौन लगा रहा है? एक किसका क्वेश्चन है, नाम बताइए अपना, मैं आप ही का नाम लेकर समझाना स्टार्ट करूंगा। नीलांजन। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो टेंशन लगाया है नीलांजन, वो इस डीएल पे जो टेंशन लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो ये जो खींचेगा इसको, वो अपने अपने पैरेलल खींचेगा ना, अपने टेंजेंट के पैरेलल खींचेगा, राइट। दैट्स वाई ऐसे लगेगा, करेक्ट। और ये कितना एंगल है? 90। और ये भी कितना एंगल है? 90। और किसी वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं पीछे, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 180। और इस पूरे एंगल को कितना माने हैं? डी थीटा। तो यहाँ पे बाकी कितना बचा? 180 माइनस डी थीटा, राइट। और इस तो फिर ए कितना रहेगा? 90 माइनस डी थीटा बाई 2। और ए कितना बचेगा? 90 माइनस डी थीटा बाई 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोल सकते हैं? राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। राइटवर्ड में कौन सा फोर्स? एफ ई। और लेफ्टवर्ड में कौन सा फोर्स? टू टी। पूरा बोलिए, पूरा बोलिए, तभी समझ में आएगा। इक्वल टू एफ ई लिख सकते हैं। तो टू, कोई बात नहीं, अच्छा प्रॉब्लम है। 2t साइन डी थी। हर प्रॉब्लम एग्जाम में आने के लिए नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम दिमाग डेवलप करने के लिए होता है, उसमें से एक ये भी है, ओके। और इसके बदले क्या डी थीटा बाई 2 लिख दें? ये साइन का प्रॉपर्टी होता है। तो 2t डी थीटा बाई 2 इक्वल टू एफ ए। और 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो t डी थीटा इक्वल टू एफ ए। समझ गए शाहबाज? बट एफ, यहाँ देखिएगा, ये क्या था? एफ टेंशन का वैल्यू यहाँ से जो निकला वो बिफोर प्लेसिंग क्यू नॉट ऑन एट द सेंटर, राइट। अभी क्यू नॉट को सेंटर पे नहीं लाए हैं। अब यहाँ तक अगर आप लोग लिख लीजिएगा और इजाज़त दीजिएगा तो आगे बढ़ूँगा। सरफेस सरफेस टेंशन भी ऐसे ही होता है, ठीक है। बट वो अभी सरफेस टेंशन को यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे। हो गया ना? अब चलिए, अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि अगर एक्स्ट्रा बाकी सब कुछ डिटो सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सब कुछ डिटो सेम रहेगा, ओके शाहबाज। एक्स्ट्रा सिर्फ क्या आ जाएगा? हाँ ना बोलते रहिएगा। एक्स्ट्रा सिर्फ क्यू नोट आ जाएगा, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया हूँ नहीं? तो पहले जो एफ ई लग रहा था, एक कौन सा फोर्स था सर? ये फोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन था। ये एफ ई कौन लगा रहा था? ये एफ ई लगा रहा था डीएल को छोड़कर बाकी पार्ट, राइट। तो क्या क्यू नॉट के आने के वजह से वो एफ ई लगाना छोड़ देगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि एक फोर्स दूसरे फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है, सब अपना अपना फोर्स लगाएगा, राइट। इसका मतलब ये जो एफ ई, दिस एफ ई ड्यू टू व्हाट? दिस एफ ई इज ड्यू टू रेस्ट पार्ट ऑफ द रिंग,
x other than dl, rest part of the ring other than dl, करेक्ट। लेकिन अब एक क्यू नोट भी तो एक एफ लगाएगा, फोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, एग्री। अगर क्यू नोट का भी नेचर सेम है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्यू नोट, तो भाई डी, आप सोच रहे हैं कि सर ये तो डीएल इतना बड़ा डीएल होता है, डीएल देखिए क्या होता है, अब उसको बोलिए कितना टाइम छोटा, थोड़ा माहौल लाइट हो जाएगा, या बिलियन सिलियन जितना भी बोल सकते हैं, मतलब डीएल इज ऑल्सो ए पार्टिकल, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे एफी के अलावा भी एक और फोर्स लगेगा, एफी तो लग ही रहा था, एक और फोर्स लगेगा जिसका नाम एफी डैश बोल देते हैं, एग्रे। और एफी किसके वजह से, तो सर बाकी जो था, और एफी डैश किसके वजह से, ड्यू टू दिस क्यू नॉट, और एफी डैश के बदले क्या ए लिख दें, अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इतना लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड देख तो मैंने सही लिखा, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू यही होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के क्यू नॉट, और डीएल में जो चार्ज रहेगा उसका नाम क्या दिए हैं, डी क्यू बाई आर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, जो रेडियस रहेगा, के क्यू नॉट डी क्यू के बदले लैम्डा डीएल लिखें। यहाँ तक आइए। अब बताइए स्टूडेंट, पहले जो टेंशन लग रहा था वही टेंशन रहेगा या थोड़ा टेंशन बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ एफ ही को बैलेंस करना था, राइट। समझे मेरे बात को, तो क्या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या 2t डैश डायरेक्ट टी डैश डी थीटा इक्वल टू एफ ही प्लस एफ ही डैश लिख दें, क्योंकि आएगा तो लास्ट में वही लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, टी डैश डी थीटा। हाँ ना बोलिएगा कि हाँ या ना, बोलिए कैसे, फिर से तो वही बात होगा ना कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कट कुट के देते लेफ्ट में तो यही फोर्स आएगा, टी डैश डी थीटा इक्वल टू एफ ई प्लस एफ ई डैश, राइट। तो अब खुद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए स्टूडेंट, इसमें जो भी मेडिकल वाले हैं 500% गारंटी ये क्वेश्चन कभी नहीं नीट में आएगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके। और जो आईआईटी वाले हैं वो 1000% गारंटी इस टाइप का आएगा, इसलिए मेडिकल वाले इस क्वेश्चन पे ऊपर में रेड पेन से लिख के छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल, रिवीजन के टाइम पे मन मर्जी होगा तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, बोर्ड में तो पक्का नहीं आएगा, इस बात का भी गारंटी है। चलिए, तो इसका मतलब है डैम श्योर, यहाँ देखिएगा दोनों में कॉमन बात है डी थीटा, अनकॉमन क्या है, यहाँ पे एफी था, यहाँ पे एफी प्लस एफी डैश, इसका मतलब डैम श्योर टेंशन बढ़ा है, टी डैश का वैल्यू टी से ज़्यादा है, लेकिन आपको टी निकालना है, टी डैश निकालना है, या टी डैश और टी का डिफरेंस निकालना था क्वेश्चन में, डिफरेंस निकालना था। तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, राइट। तो टी डैश माइनस टी डी थीटा इक्वल टू, नहीं लेता कि एफ ई और एफ ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एफ ई डैश, और यही तो है इंक्रीज ऑफ टेंशन, डेल्टा टी, और एफ ई डैश का वैल्यू कितना था सर, एफ ई डैश का वैल्यू था के क्यू नॉट, बोलिए लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक सही है। यहाँ देखिए डी थीटा इक्वल टू डी एल बाई आर लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, देन डी एल इक्वल टू क्या लिखिएगा, आर डी थीटा, डी एल का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देन डेल्टा टी डी थीटा इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, डी थीटा और डी थीटा आपस में कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर कैंसिल,
क्या बचा, डेल्टा टी इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर। दिस इज द आंसर। ठीक है ना। तो आप लोग का अथक प्रयास से हम लोग यहाँ तक आंसर तक आ पाए। हो गया। इनिशियल में लग रहा था कि शायद एक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, राइट, बट थोड़ा सा पेशेंस रखे हैं तो बहुत सिस्टमैटिक वे में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। यस, क्यू नोट अगर अपोजिट चार्ज रहता तो टेंशन थोड़ा कम हो जाता, नहीं, तब हम लोग बोलते हैं फाइंड आउट द डिक्रीज इन टेंशन, राइट। ठीक है, हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता, जितना अमाउंट से इंक्रीज हुआ उतना ही अमाउंट से डिक्रीज होता, नहीं। हाँ बोलिए। बिल्कुल करेंगे। आप देखिए, मैं समझ गया आप लोग को माइंडसेट। आप लोग सोच रहे हैं कि सर पहला बार, भाई पहला बार तो आप इसको समझ भी रहे हैं। मैं अपना बताता हूँ, 86-70% क्वेश्चन जैसे आपका कंडीशन है ना, उस टाइप तरीके से हम लोग भी ऐसे देखते रहते थे। अक्सर सर सॉल्व करते थे और बस देख के घर पे जाकर उसको दोबारा सॉल्व करते थे। तिवारा में तो दिमाग में सोल्यूशन फास्ट हो जाता था कि अच्छा इसमें ऐसे से करना है। अब पहला बार देखें तब ना इतना लग रहा है लेंदी। अब सही से दिमाग दौड़ाइए तो इसमें ये क्या है। तो सर इसमें हम लोग सपोज कर लिए कि एक एफ लग रहा होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, और बाकी फोर्स ऑफ टेंशन स्ट्रेचिंग, राइट, यही काम तो किए हैं। इसके अलावा वो कुछ किए हैं क्या। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए आपको इतना बड़ा लग रहा है। इसको दोबारा क्या आप सोच रहे हैं कि एक ही बार बना के छोड़ देंगे। सेकेंड टाइम बनाइए और थर्ड टाइम में देखिए तो कितना जल्दी बनता है। अब पहले ही मैं बोल दिया कि इस क्वेश्चन का लेवल रहेगा एडवांस लेवल तक का, राइट, या जे मेन टाइप का, तो क्यों नहीं बनाएंगे। कुछ भी नया प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आपको जो टीचर ले रहा है तो उस आपको टाइम लगेगा। आप सोचते हैं कि मुझसे फटाक से क्यों नहीं बन गया। तो हम लोग तो डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम ले रहे हैं। एग्री। आप इसको ऐसे ही इमेजिन कीजिए, रेजोनेंस में जब फर्स्ट 2 क्लास था रेजोनेंटी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो बहुत पेन धीरे धीरे चल रहा था, राइट। एग्री है या नहीं है। आज के डेट में आप डीके सिंह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, राइट, तो लगता नहीं है कि थोड़ा फास्ट हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्यों घबराते हैं। आप लोग फिर टीचर कैसे बनिएगा। तो आप ही डर जाइएगा तो स्टूडेंट तो ऐसे ही भाग जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए। A particle of mass m carry a charge q. A particle of mass m carry a charge q is attached to a fixed point by means of a string as shown in figure. By means of a string as shown in figure. Full stop. At the point of support, there is a charge q naught. At the point of support there is a charge q naught. Full stop.
particle is moving in a horizontal circle particle moving in horizontal circle comma find its frequency of rotation, find its frequency of rotation and the angle which the thread makes with vertical. चलिए आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ सबको देखना है। इट इज़ काइंड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, राइट। यही क्वेश्चन था कि एक स्ट्रिंग, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट से टंगा हुआ है, जिस इस स्ट्रिंग का लेंथ l है, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट है वहाँ पे एक फिक्स चार्ज है Q0 और पार्टिकल पे कितना चार्ज है Q, और Q0 और Q दोनों आइडेंटिक सेम साइन का है, मतलब Q एंड Q0 मान लीजिए ग्रेटर देन 0, क्या है 0। तो निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो ओमेगा अगर निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। और एक कौन सा सर्कल, वर्टिकल सर्कल या हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल। चलिए इस पे यस मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है स्टूडेंट, एग्री। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। कौन कौन सा फोर्स लगेगा, कौन कौन सा फोर्स, mg और एक Fe और सेंट्रीफ्यूगल क्यों लगेगा भाई, मैं तो ग्राउंड से देख रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ से ग्राउंड से देख रहा हूँ चीज़ों को, राइट। इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या, एग्री। चलिए इस पार्टिकल का मोशन वर्टिकल मोशन है, और जब वर्टिकल मोशन नहीं है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट। तो अपवर्ड में कौन सा फोर्स, टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स mg रहेगा। ए थीटा तो ए भी तो थीटा, mg प्लस ए फी कॉस्ट। देखिए तो मैंने सही लिखा, देखिए तो मैंने सही लिखा है। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड में टी कॉस थीटा और डाउनवर्ड में mg और एफी का कंपोनेंट भी तो आएगा, एफी कॉस थीटा,
एफी का वैल्यू हम लोग निकाल के रेडी हैं। एफी कितना सर, के क्यू नॉट बाई एल स्क्वायर। देखिए तो एफी का मैग्नीट्यूड सही लिखा। यस सर। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, राइट। ओके, सारे फोर्स को टुवार्ड द सेंटर रिजॉल्व कीजिए। रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज टुवार्ड द सेंटर। तो टुवार्ड द सेंटर कौन कौन सा फोर्स रहेगा? टी का कंपोनेंट टी साइन थीटा और माइनस एटी साइन थीटा, एफी का कंपोनेंट टुवार्ड द सेंटर कितना? माइनस एटी साइन थीटा, ये है थीटा और ये 90 प्लस थीटा, एफी कॉस 90 प्लस थीटा। क्योंकि माइनस है। और एम जी का कंपोनेंट कितना आएगा टुवार्ड द सेंटर? इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, यस सर। मास इंटू एक्सेलेरेशन टुवार्ड द सेंटर, मास इंटू एक्सेलेरेशन टुवार्ड द सेंटर। एग्री? चलिए, ये है मेरा इक्वेशन फर्स्ट। क्या यहाँ से ये लिख सकते हैं? टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई साइन थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। इक्वेशन अगर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, इफ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, इफ इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइडेड बाय सेकेंड तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू एफ ई साइन थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर और डिवाइड बाय कितना? एम जी प्लस एफ ई कॉस थीटा। और निकालना क्या है? तो सर यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ दिया हुआ रहेगा तभी काम चलेगा। क्या? थीटा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। एग्री? यस सर। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ थीटा अगर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ के बाद सॉल्व होगा। अगर थीटा दिया रहेगा, यहाँ एक मिनट रुकना है, थीटा दिया रहेगा आर भी निकल जाएगा, यस सर। है ना? अगर थीटा दिया रहेगा तो क्या क्या ये आर निकल जाएगा। इसलिए ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब हम लोग को एटलीस्ट थीटा या आर में से कोई भी एक दिया रहेगा। आर दिया रहेगा तब भी थीटा पता चल जाएगा, थीटा दिया रहेगा तो आर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आफ्टर दिस इफ थीटा इज गिवन तो क्या यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा? तो फिर ओनली अननोन क्या रहेगा? ओमेगा रहेगा, राइट। यस सर। और ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा तो क्या फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ये तो है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ओमेगा के लिए क्या हम लिखते हैं? 2 पाई म्यू। तो यहाँ से ओमेगा निकाल कर म्यू निकाल लीजिएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के जस्ट देखिए अभी इसमें क्या है, यहाँ एक मिनट रुकना है। जानबूझ के इलेक्ट्रोस्टेट, सर्कुलर मोशन और मैकेनिक्स को मिक्स करने की कोशिश किया है, कुछ नहीं बट ज़बरदस्ती इसको मिक्स करने की कोशिश किया गया है। ओके, तो यहाँ से लिख लीजिए इफ़ थीटा इज गिवन, ऐसे इफ़ थीटा इज गिवन then from here we can find out the value of omega and then we find out the value of frequency.
चलिए पेज नंबर सेकेंड वॉल्यूम एच सी वर्मा का, सब लोग निकालिए पेज नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ शुभंकर, पेज नंबर 114 एच सी वर्मा का सेकेंड वॉल्यूम का पेज नंबर 114। पेज नंबर 114 क्वेश्चन नंबर 2। बाकी लोग सुन पा रहे हैं? सॉल्व कीजिए। अब बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ लिए? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया कि टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल है ए और बी, राइट? चार्ज ऑफ ए दिया हुआ है, ए पे जो चार्ज पार्टिकल है क्यू ए इक्वल टू व्हाट 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और चार्ज ऑन बी भी दिया हुआ है, हाउ मच -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया गया है, सॉल्यूशन मत देखिएगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन समझे? वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड, तो सबसे पहला बात है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल, पहले तो आपको 1 मिनट रुकना है, एक काउंटर करना है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल क्या ए बी के लाइन के अलॉन्ग रखना होगा या अदर देन ए बी। इसमें ए बी को छोड़कर ए बी के परपेंडिकुलर अगर रखते हैं कहीं से भी, यहाँ से लाइन, सब लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। एक होता है आंसर मिला देना, आंसर मिला देना, आंसर मिलाना नहीं है। इसमें ये बात नहीं बोला गया है कि कहाँ पर थर्ड चार्ज पार्टिकल, तो यही पूछा ही गया है कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड, राइट। और ये भी नहीं बोला गया कि थर्ड चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या रहेगा, एग्री? ये बोला गया क्या कि थर्ड चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या रहेगा? नहीं बोला गया है। इसका मतलब है मुझे हम लोग को 2 केस डील करना पड़ेगा। पहला केस लेना पड़ेगा, लेट अस सपोज थर्ड चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव इन नेचर, और सेकेंड केस डील करना पड़ेगा, लेट अस सपोज थर्ड चार्ज पार्टिकल इज निगेटिव इन नेचर। हाँ या ना, आप लोग एग्री हैं इस बात से? क्वेश्चन में तो नेचर नहीं दिया हुआ है, पहला बात। दूसरी बात कि यहाँ ये लिख लिए ना आप लोग, मान लेते हैं कि मेरा थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यू है और ए बी के लाइन को छोड़कर बाकी कहीं भी रखते हैं, यहाँ पे रख दिए, और अगर ये पॉजिटिव है तो नहीं लगता कि सर ए रिपल्सन और ए अट्रैक्शन, हाँ या ना? बी क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा
और ए क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, yes sir, और ए दोनों कभी भी एक दूसरे को काउंटर कर पाएगा। no sir, इसका मतलब है कि सर ए बी के परपेंडिकुलर जो भी लाइन आप लेंगे उसमें थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर निगेटिव रहता तो ये रिपल्सन करता, ये अट्रैक्शन करता, राइट। yes sir, इसका मतलब है कि सर ए बी के अलोंग, ए बी के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो उसमें थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कभी भी उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। पहला बात, ए बी वाला, ए बी का पॉइंट छोड़कर इस लाइन पे मैं बोल रहा हूँ, ओके। yes sir, ऑनलाइन के स्टूडेंट हाँ ना थोड़ा बोल दीजिए, मेरे बात को समझे मैंने क्या बोला। यस, आपके सामने दो केस है, एक मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, राइट। और ए और बी दोनों को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया गया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज में है, राइट। yes sir, उसके बाद बोला गया है कि एक थर्ड चार्ज पार्टिकल आपको लेना है, और पूछा गया कि उस थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ पे रखें। दैट्स वाई ए और बी के वजह से उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो, राइट। yes sir, तो मैंने एक सिचुएशन सोचा कि थर्ड चार्ज पार्टिकल, लेट अस सपोज थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और ए बी के लाइन के अलाउ नहीं, इसको छोड़कर बाकी कहीं भी रख रहा हूँ, ए बी वाला लाइन पे नहीं रखना चाह रहा हूँ, बाकी कहीं भी। तो बाकी कहीं भी कुछ तो पॉइंट बताइएगा सर, कहीं पे भी ले लीजिए, आर्बिट्ररी मैंने यहाँ पे रख दिया, बट ए बी वाला लाइन पे नहीं रखा। एग्री? yes sir, देखिए ये क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि हाँ ना बोलिएगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आगे बढ़ने के बाद फिर से पूछिए, बोलिए ऐसा समझ में नहीं आया। इसके वजह से इस कंडीशन के लिए रिपल्सन और इस कंडीशन के लिए अट्रैक्शन। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा? नहीं होगा। लेकिन मैंने क्यू को कहाँ रखा, ए बी वाला लाइन को छोड़कर बाकी कहीं भी। तो ए बी वाला लाइन को छोड़कर क्यू को कहीं भी रखिएगा तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं दिखेगा। तो सर शायद आपने पॉजिटिव लिया है इसलिए ऐसा हो गया, निगेटिव लेते तो निगेटिव लेते तो ऐसा दिखता ना। निगेटिव लेते और कहीं भी रख देते, यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या करता, अट्रैक्शन का फोर्स, राइट। और ये क्या करता, रिपल्सन का। बट इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। no sir, रिजल्टेंट जीरो होने के लिए हमें बिल्कुल उत्तर और दक्षिण होना पड़ेगा, राइट, या पूरा भी नहीं तो पश्चिम। बट ये ऐसा होगा क्या? no sir, इसका मतलब दोनों सिचुएशन के लिए तो एक बात तो क्लियर हो गया कि थर्ड चार्ज पार्टिकल चाहे जो भी हो, इफ एंड बट थर्ड चार्ज पार्टिकल चाहे जो भी हो, उसको ए बी को छोड़कर बाकी कहीं भी रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। पहला तो मेरा कंक्लूजन ये रहा। एग्री? yes sir, करेक्ट ना? चलिए, इसका मतलब थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ रखना है? ये नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है, नीट वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे चीज़ों को कंक्लूड करके रख लीजिएगा ना, तो बाद में आप फास्ट हो जाइएगा। अब थर्ड चार्ज पार्टिकल चाहे जो भी रहेगा, पॉजिटिव नेचर या निगेटिव नेचर, जब भी रखेंगे लाइन ए बी के अलॉन्ग रखेंगे, राइट। yes sir, और इसके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है शुभांकर? चलिए यहाँ देखिए, ए बी के अलॉन्ग में कितना केस? 3 केस। कौन सा? एक ए बी के लेफ्ट में, एक ए के लेफ्ट में, एक बी के राइट में, और एक समवेयर बिटवीन ए एंड बी। ए बी के अलॉन्ग में कितना केस बनेगा? 3 केस बनेगा, राइट। और मैं इस सिचुएशन के लिए डील कर रहा हूँ, ओके। yes sir, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा थर्ड चार्ज पार्टिकल है। सब लोग यहाँ देखेंगे, ए कौन सा फोर्स लगाएगा? F1 किसके वजह से? ए के वजह से। अब बी कौन सा फोर्स लगाएगा? attraction,
और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ देखिएगा कि बी पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r मान लीजिए और ए डिस्टेंस x मान लेते हैं। एग्री। F1 का मैग्नीट्यूड के क्यू, मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ, देखते F1 का वैल्यू सही लिखा, Yes, sir. और F2 का मैग्नीट्यूड और खुद बताइए, एक मिनट, F1 का न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। दोनों का न्यूमरेटर का अगर कंपेयर करेंगे तो ए वैल्यू और ए वैल्यू में कौन सा वैल्यू बड़ा? सर ए वैल्यू बड़ा है। आप देखिएगा इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था चार्ज का, राइट? तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। तो ये तो यहाँ से क्लियर कट हो गया कि इसका में ए मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, ए मैग्नीट्यूड कम रहेगा, राइट? तो ये F1 को कभी F2, डायरेक्शन तो जस्ट अपोजिट है, बट F1 को कभी F2 काउंटर कर पाएगा? इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट सर यहाँ देखिए, इस केस में इस सिचुएशन के लिए जब चार्ज पार्टिकल ए के लेफ्ट में रहेगा तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। एग्री? चलिए, तो पहला केस तो रूल आउट कि ए के लेफ्ट में नहीं रखेंगे। सब लोग समझ पा रहे हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। अब सेकेंड, इसमें कहाँ रखे थे? समवेयर बिटवीन टू लेफ्ट में, राइट? आप लिख लीजिएगा, केस में क्या था? ए के लेफ्ट में। अब सेकेंड केस में मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है, ठीक है? सेकेंड केस में बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? बिटवीन ए एंड बी मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर रख दिया। एग्री? बोलिए, ए कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का, राइट? अब बी कौन सा फोर्स लगाएगा? एक कभी भी जीरो होगा? दोनों का फोर्स का डायरेक्शन तो सेम ही हो गया। नहीं, जीरो होगा। एग्री? ए भी केस खत्म। इसका मतलब ना ही ए के लेफ्ट में रखेंगे, ना ही ए और बी के बीच में रखेंगे। करेक्ट? हाँ, आज ही मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है? आज ही मैं भेज दूंगा, जस्ट क्लास ख़त्म होते ही अपलोड पे लगा दूंगा। अब बिना नॉर्मल हेडिंग दिए हुए पहले शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। अब कौन सा केस बचा? अब एक थर्ड केस बच रहा है जिसमें हम लोग कहाँ रखेंगे? यस, राइट हैंड साइड में यहाँ पे रख रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x ले रहा हूँ और ए डिस्टेंस r है। ओके स्टूडेंट? चलिए, ये कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का, राइट? F1 कौन लगाया? ए ने लगाया, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और F2 कौन लगाएगा? लेकिन F1 का पहले मैग्नीट्यूड लिखने का कोशिश करते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सर के क्यू ए बाई वाट? आर प्लस एक्स का स्क्वायर। एग्री? और F2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? के क्यू बी बाई एक्स का स्क्वायर। सर इस केस में काम बन सकता है, बोलिए क्यों? F1 का अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है तो F1 का डिनोमिनेटर भी ज़्यादा हो गया है, राइट? इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है तो इसका डिनोमिनेटर भी ज़्यादा हो गया है। करेक्ट?
और इसका न्यूमरेटर कम है तो इसका डिनोमिनेटर भी कम है। तो हो सकता है, 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कि x का वैल्यू इतना छोटा हो कि इस एक कंपनसेट करके इसके बराबर कर दे। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल था उससे इसका डिस्टेंस कम हो गया। तो हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू क्लोजनेस, ड्यू टू नियरर, ड्यू राइट, करीब होने के वजह से, ये तो सामने इक्वेशन में दिख रहा है ना, इसका मतलब इसका न्यूमरेटर कम है तो डिनोमिनेटर भी कम है। तो इस केस में हो सकता है कि ये आपस में कंपनसेट करके इक्वल हो जाए, राइट। यही एक चांस बन रहा है जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है, बाकी कोई चांस नहीं बना है, करेक्ट। फिर भी सॉल्व करने के बाद अगर x का वैल्यू मुझे रियल वैल्यू मिलता है देन करेक्ट, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें किसी भी थर्ड चार्ज पार्टिकल को किधर रखना है, तो सर लाइन ए बी के अलॉन्ग रखना है बट बी के राइट में रखना है। दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। तो क्या इस केस के लिए F1 इक्वल टू F2 कर दें? हो गया ना। और F1 इक्वल टू F2, यहाँ K Q A R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू K Q B, K से K को कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद क्या लिखेंगे, Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा। Q एक कितना था, 8 इंटू 10 टू माइनस 6, राइट। R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, Q भी कितना था, मॉडुलस ऑफ Q भी, तो मॉडुलस ऑफ Q भी लीजिएगा तो जो निगेटिव था पॉजिटिव बन जाएगा। मॉडुलस लेने के बाद निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। क्या ये खत्म हो गया? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं शहबाज? क्यों? तो सर ये 2/8 रहेगा तो 1/4 रहेगा, तो 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। इसका मतलब x बाई आर प्लस एक्स इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 1/2, 1/2 या प्लस माइनस 1/2? ठीक है, पहले प्लस वाले काम करते हैं। एक्स बाई आर प्लस एक्स इक्वल टू वाट, प्लस हाफ, देन 2x इक्वल टू आर प्लस एक्स, एग्री। देन x इक्वल टू कितना, r। इसका मतलब है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल b के राइट में रहेगा और कितना डिस्टेंस पर रहेगा, 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर था, राइट। वहाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, मतलब इससे नहीं है कि हाँ क्लास थोड़ा डिस्टर्ब होकर स्टार्ट हुआ, मतलब ये कितना सही तरीके से क्लास को फिनिश किया जाए, राइट। जैसे नेटवर्क ख़राब रहता है ना, तो मैं भी प्रेशर में आता हूँ, बट मेरा उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग विल पावर होता नहीं। क्लास को, बच्चों का टाइम इंपॉर्टेंट है, क्लास जब आज फिनिश करें तो ऐसा लगे कि हाँ कुछ इफेक्टिव काम होकर निकल रहा है क्लास में। यहाँ तक आ गए? अब एक्स बाई आर प्लस एक्स इक्वल टू वाट, माइनस हाफ लेके देखते हैं कितना हो जाएगा। ले लेते हैं ऐसे, माइनस हाफ तो सर ऐसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाई डिस्टेंस का रेशियो तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो ऐसे भी रूल्ड आउट हो जाएगा, राइट। नहीं समझे? लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, -2x इक्वल टू आर प्लस एक्स, राइट। तो -3x इक्वल टू वाट, आर, देन x इक्वल टू -r/3, और x तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस माने थे, करेक्ट। ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा। अब आप HC वर्मा का सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक केस बचा हुआ है। अभी आप थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव लिए थे, थोड़ा निगेटिव लेकर देख लेते हैं, राइट। यहाँ तक हो गया।
आंसर देखिए तो आंसर क्या था? अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अगर वर्कआउट सिर्फ देखते रहते तो इतना सारा बात उसमें से आउट हो जाता कि थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ पे है, तो अदर देन बी क्यों नहीं होगा? अलोंग ए बी में हम लोग लेफ्ट में क्यों नहीं लेंगे, बिटवीन क्यों नहीं लेंगे, राइट में क्यों नहीं लेंगे? तो यहाँ पे हम लोग 1 बाई 1 हर बातों पे आया और प्रूफ करते चला गया कि क्यों नहीं हो रहा है, राइट? Yes, sir. अब चलिए यहाँ देखिए, अगर Q नेगेटिव रहेगा, बस इसको 2 मिनट में डील करता हूँ। अगर Q नेगेटिव रहेगा, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे Q है, ए कौन सा फोर्स लगाएगा? Attraction का. अट्रैक्शन का। और बी कौन सा फोर्स लगाएगा? Repulsion. लेकिन अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। Yes, sir. मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए, राइट? Yes, sir. इस केस में रिपल्सन का वैल्यू में अट्रैक्शन से ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगा, एग्री? और अगर बिटवीन लिखते हैं इस केस के लिए, तो बोलिए ये क्या करेगा? रिपल्सन। और ये क्या करेगा? अट्रैक्शन। कभी जीरो हो पाएगा? No, sir. नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे लेते हैं तो सर ये क्या करेगा? रिपल्सन। और ये क्या करेगा? अट्रैक्शन। और इस केस में इस यहाँ देखिएगा, रिपल्सन का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिपल्सन का न्यूमरेटर कम तो इसका डिनोमिनेटर भी कम रहेगा, और अट्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा तो इसका डिनोमिनेटर भी ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे चांस बनेगा एक दूसरे को काउंटर करने का। यहाँ भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में था, बट यहाँ पे अट्रैक्शन का वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्सन, बट यहाँ पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी जहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन सेम हो सकता है। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल का नेचर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई फ़र्क पड़ा क्या? ऑलवेज किधर रखना पड़ेगा? बी के राइट में रखना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट, अभी ऑनलाइन में थोड़ा बहुत कभी कभी जनरल तो मेरा एकदम मैक्सिमम कोशिश रहता है कि आप लोग का मेरा भी नेटवर्क सही हो, बट अगर 5-10 मिनट नेटवर्क का कभी इशू होता है तो